हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में आप इसे क्या बोलते हैं? मानव पाचन तंत्र। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में टीच करूँगा। जो बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वह उस लैंग्वेज में अपने नोट्स बना सकता है। जब मैं लिख रहा हूँ तो साथ में आप भी लिखते चलें ताकि आप अच्छे से नोट्स भी बना पाएँ और चीज़ों को समझ भी पाएँ। जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उसके बारे में दो चीज़ें सबसे पहले जाननी है। वो चीज़ें क्या हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए आपको? हु इज़ द फादर ऑफ दिस ब्रांच। जैसे कि मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला जाता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हिंदी में से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ही बोलेंगे। तो सेकंड थिंग आपको जो यहाँ से याद रखनी है वो ये है कि आपको ये पता लग गया स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है। अब आपको पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, यानी कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है। सबसे पहले ये भी कह सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया, तो वो थे मिस्टर विलियम बीमोंट। ये आपको नाम इंग्लिश में ही याद रखना है अच्छे से। तो दो बेसिक फैक्ट्स मैंने आपको बताए अभी तक कि डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को क्या बोला जाता है और हु इज़ द फादर ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। चलो अब आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ये दोनों चीज़ें आपने लिख ली होंगी, मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। तो थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू में देखिएगा साथ में मेरे कि खाना कहाँ से कैसे कैसे गुजरता है। तो देखिए, जब भी हमारी मम्मी हमें ब्रेकफास्ट देती है, हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे दो जबड़े हैं, इनके बीच में हम खाने को चबाते हैं। तो जब हम खाने को चबाते हैं, दोनों जबड़ों के बीच का जो ये स्पेस है, इस यहाँ पे हम खाना चबाते हैं, इस स्पेस को क्या बोलते हैं आप? बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहा बोलते हैं आप इसे, जहाँ पे खाने को चबाया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स खाना कहाँ जाएगा? गले की नली से होते हुए नीचे जाएगा। तो जो गले से नली पास हो रही है, जैसे खाना नीचे की तरफ जाता है, उसे आप बोलते हैं ईसोफेगस, यानी कि आहार नली। ठीक है स्टूडेंट्स, दो चीज़ें समझ में आ गई, खाना कहाँ पे चबा रहे हैं, फिर उसके बाद गले की नली से आगे जाता है। इसके बाद खाना कहाँ पे मूव करेगा? यहाँ पे आ जाता है एक जे शेप्ड ऑर्गन। तो पूछा जाता है पेपर में कि ABCD का जो छोटा जे होता है ना, उसकी शेप में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारे पाचन तंत्र में। तो आपका आंसर होता है फिर क्या? स्टोमक, यानी कि अमाशय। स्टूडेंट्स, अमाशय यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू हो जाता है नेक्स्ट बॉडी का पार्ट पाचन तंत्र का, जिसे आप बोलते हैं छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डायग्राम को देखो ध्यान से, आपको कुछ चीज़ें तो यही डायग्राम से याद हो जाएंगी जो पेपर में आती हैं। छोटी आंत यहाँ से क्रॉस होती है। मैं थोड़ा डायग्राम को पूरा कर देता हूँ। जो मैं ये जिगजैग बना रहा हूँ आप सभी के लिए, ये आपकी बड़ी आंत है और इससे पहले ये जो चल रही है ये क्या है? छोटी आंत है। इसके बाद यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ नेक्स्ट, इन पार्ट्स को अभी डिटेल में बताऊँगा आप सभी को, तो थोड़ा सा बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत कहाँ पे खत्म हो जाती है? यहाँ पे खत्म हो जाती है और यहाँ से क्या शुरू होती है फिर? बड़ी आंत, जिसको आप बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। स्टूडेंट्स, बड़ी आंत में जो जिगजैग पार्ट होता है, इसको आप एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो नाम है कोलन। पेपर में पूछा जाता है कोलोन किसका भाग है, तो आपका आंसर रहेगा कोलोन किसका भाग होता है? वो बड़ी आंत का भाग होता है। इसी तरह से
लार्ज इंटेस्टाइन में एक एस शेप्ड पार्ट दिख रहा हो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ABCD का लेटा हुआ एस बना रखा है मैंने। इस स्पेशल पार्ट को आप बोलते हो सिग्मोइड। क्या बोलते हो? सिग्मोइड। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सिग्मोइड किसका भाग है, तो भी आपका आंसर क्या होता है? सिग्मोइड बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये वो जगह है जहां हमारे शरीर में मल यानी कि टॉयलेट स्टोर रहती है, जिसे आप बोलते हैं रेक्टम यानी कि मलाशय। और उसके बाद ये आ जाता है एनस यानी कि मल द्वार। इस प्रकार से खाना हमारी बॉडी से पास होता है। ये पार्ट्स के नाम आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया है कि जे शेप्ड ऑर्गन को आप बोलेंगे स्टोमक, और एस शेप्ड पार्ट को बोलेंगे सिग्मोइड, जो किसका भाग है? लार्ज इंटेस्टाइन का। इसी तरीके से कोलन किसका भाग है? वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का। तो उम्मीद करता हूँ कि डायग्रामेटिक वे में आपको कुछ पार्ट्स के नाम याद हुए होंगे। चलिए आगे इसको क्वेश्चन राउंड की तरफ बढ़ाते हैं। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि माउथ टू एनस, ठीक है, मुख गुहा से लेकर एनस मल द्वार तक जो ये रास्ता है, इसको अगर एक नाम देना है तो मैं क्या नाम दे सकता हूं? वो नाम है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक की जो ये डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहलाती है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है आहार नाल की लंबाई बताओ, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ बताओ कितनी है। तो जो वो लंबाई रहेगी स्टूडेंट्स, वो क्या रहेगी? 32 फीट रहेगी। मीटर में पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? 9 मीटर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन याद हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ कितनी है? 32 फीट। ये रेंज में इस तरह से आप लिखेंगे 32 फीट, क्योंकि 9 मीटर जो होता है आपका वो 30 फीट होता है। ठीक है जी, मैंने रेंज में लिखवा दिया है 32 फीट। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? आज से सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो ये आपका आहार नाल है पूरा, उसमें सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा भाग है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि नाम की तरफ देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, तो उनको लगता है यही सबसे लंबा भाग होता होगा, जबकि है उल्टा। सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? वो होती है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर, यानी कि फिट में बतानी हो तो कितनी हो जाएगी? 20 फीट। तो दो चीज़ें याद होगी आपको यहाँ से। एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ, सिंगल ऑप्शन आए तो 30 फीट, रेंज में आए तो 30 से 32 फीट, मीटर में पूछे तो 9 मीटर। सबसे लंबा भाग इसमें से कौन? छोटी आंत, जिसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर, या फिर फिट में पूछे तो 20 फीट। तो ये बेसिक फैक्ट्स याद हो गए होंगे। मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को, तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इससे आगे बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। जो हमारा डाइजेशन है, पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको टोटल 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन से हैं? पहला आता है इंगेशन यानी कि अंत्र ग्रहण। जब भी आप खाना खाते हो, मम्मी क्या करती है? हमें ब्रेकफास्ट दे देती है और हम एक निवाला तोड़ते हैं और मुंह के अंदर डालते हैं। सिर्फ इतनी प्रोसेस क्या कहलाती है? इंगेशन कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। उसके बाद सेकंड आता है डाइजेशन, जिसको आप बोलते हैं पाचन। तीसरा इसके बाद शुरू होता है फिर एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। फोर्थ पॉइंट आता है आपका इसके बाद एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। एंड द लास्ट स्टेप वो क्या रहेगा? इगेशन यानी कि मल परित्याग। तो
एक एक लाइन बता देता हूँ इनके बारे में। आपको अभी मैंने बताया एक छोटी सी बाइट तोड़ी, मुंह के अंदर चबाना शुरू किया, इसके बाद जो शुरू होगा वो क्या होगा, डाइजेशन। फिर खाना हमारा लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा जितना भी हमने खाया है, और फिर उसका हमारी आंतें क्या कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। उसके बाद उस खाने का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाँव से चल रहा हूँ तो मेरे पाँव को एनर्जी की ज़रूरत है, तो आंतें खाने को कहाँ पहुँचा देंगी, ब्लड के थ्रू पाँव के पास। फॉर एग्जांपल मैं मैथ के सम सोल्व कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग को एनर्जी की ज़रूरत है, तो ब्लड खाना लेके कहाँ पहुँच जाएगा, दिमाग के पास पहुँच जाएगा। तो पचे हुए खाने का यूज़ करना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन ऑफ फूड कहलाता है। और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको आप बोलते हैं इगेशन या फिर मल परित्याग। तो 5 बेसिक स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनते हैं। इंगेशन आप सभी को क्लियर है, लिख लेना अपने नोट्स में। टेकिंग द फूड इनटू द माउथ, भोजन को मुख में लेना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसके बाद डाइजेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन बताता हूँ यहीं पे। देखो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन, फ्रॉम विच पार्ट या ऑर्गन, कुछ भी कह सकता है। भोजन का पाचन किस भाग से शुरू होता है। तो ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहता है हमेशा एग्जाम में, तो आपको इसका आंसर किस तरीके से याद रखना। देखो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पहले आप ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन है आपके पास बक्कल कैविटी, हिंदी में ऊपर लिखा वहाँ से लिख लेना हिंदी वाले बच्चे। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा ऑप्शन है आप सभी के लिए लार्ज इंटेस्टाइन। एंड द फोर्थ ऑप्शन है आप सभी के लिए नन ऑफ दीज। मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, किसको टिक करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जाके क्या होता है, कंप्लीट होता है। शुरू कहाँ से होता है, याद रखना, जैसे ही आपने एक बाइट ली और मुंह में चबाना शुरू किया वहीं से भोजन का डाइजेशन शुरू हो गया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा बक्कल कैविटी। अब दूसरी चीज़ का ध्यान रखनी है आपको, आप खाने में या क्या खाते हो, या तो कार्बोहाइड्रेट खाओगे। देखो आप आलू खा रहे हो, चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। या फिर खाने में क्या खाओगे, फैट। आप मोमोज खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, घी खा रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, वसा यानी कि फैट मिल रही है। अगर आप क्या पी रहे हो, दूध पी रहे हो, पनीर खा रहे हो, ठीक है, दालें खा रहे हो, तो आपको क्या मिलता है शरीर के लिए, प्रोटीन मिलता है। ठीक है जी। तो 3 चीज़ें ही हम खाने में खाते हैं, और इसी पे यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमें ये तो पता लग गया कि बक्कल कैविटी से डाइजेशन शुरू होता है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बोल देता हूं, वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख गुहा से निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है। तो ऑप्शन मैं यहां दे देता हूं, जो ये 3 है, और चौथा ऑप्शन होता है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 1 2 3 4। तो बहुत बार बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, ऑल ऑफ दीज को चूज करते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। हमारे मुख गुहा में क्या पाई जाती है, लार, सलाइवा पाई जाती है, और उसमें सिर्फ किसको पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को बचाने के लिए एंजाइम होते हैं। तो मुख गुहा से किसका पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक फैक्ट्स आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं रब कर रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट के बाद आगे बढ़ते हैं। आप सभी को मैंने बता दिया इंगेशन क्या होता है, डाइजेशन में मैंने 2 क्वेश्चन लिखवा दिए। अब डाइजेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। पाचन शुरू हो गया है भोजन का मुख गुहा से, और किसका शुरू हुआ, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट का शुरू हुआ। तो पाचन के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू करेंगे, बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मुख गुहा में 3 चीज़ें होती हैं जो अपना डाइजेशन में अपना अपना रोल प्ले करती हैं मेन। तो सबसे पहले क्या है, स्लाइवा यानी कि लार। दूसरा क्या है आपके टिथ यानी कि दांत, और तीसरा हमारी टंग। ये तीनों अपना अपना यानी कि जीवा अपना मेन रोल प्ले करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। तो
तो सबसे पहले सलाइवा को डिटेल में जान लेते हैं, लार को। ठीक है, कोई भी चीज़ खाते हो ना, जैसे मम्मी घर पे गुलाब जामुन बनाए तो मुंह में बहुत सारी लार आ जाती है ना। तो सबकी अपनी अपनी फेवरेट डिश होती है, किसी को बर्गर मोमोज देख के आ जाता है मुंह में पानी। तो उस लार के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है एसएससी। तो उसमें क्या याद रहना चाहिए, सबसे पहले आपको लार की पीएच पता होनी चाहिए। पीएच में हमेशा याद रखना पी स्मॉल रहता है। तो नॉर्मली देखोगे तो 6.2 से लेके 7.6 रेंज है सलाइवा की पीएच की। लेकिन अगर पेपर में सिंगल ऑप्शन आ जाए, सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना, तो इसका एवरेज लिया जाता है और इसका एवरेज क्या होता है 6.7। तो सलाइवा की पीएच कितनी रहेगी 6.7, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात जो सलाइवा के बारे में आपको याद होनी चाहिए वो क्या है कि सलाइवा के अंदर 99% क्या होता है वाटर, 99% जल होता है और 1% क्या होते हैं एंजाइम होते हैं। 1% क्या पाए जाते हैं एंजाइम, और इन्हीं एंजाइम्स के ऊपर एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो वो एंजाइम्स क्या क्या है वो देख लीजिए। तो पहला एंजाइम है टॉयलिन, आप इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कई बार इसको स्लाइवरी अमाइलेज के नाम से पेपर में दे दिया जाता है। तो ये नाम भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, स्लाइवरी एमिलेज। ठीक है जी। दूसरा एंजाइम यहाँ पे क्या पाया जाता है, उसका नाम है लाइसोजाइम। तो दोनों के फंक्शन बता देता हूँ साथ के साथ ही आपको यहीं पे जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉयलिन एंजाइम की। अभी मैंने आपको सिखाया था कि मुख गुहा से किसका पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा, वो टॉयलिन एंजाइम ही करेगा। तो खाने में हमने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को किसमें, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज में कौन परिवर्तित कर देता है, ये हमारा टॉयलिन एंजाइम। तो ये काम किसका है, टॉयलिन एंजाइम का। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन बक्कल कैविटी। हिंदी वाले बच्चे देखो, जगह की थोड़ी कमी है, मैं बोल देता हूँ, स्लोली आप लिखिएगा। मुख गुहा में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। तो इसको बार बार सुन के आप लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा, 30%, 70%, 60%, 40%। तो यहाँ 40% की बजाय आपको हो सकता है वो 100% का भी ऑप्शन दे दे। तो बच्चे सोचते हैं कि डाइजेशन यहीं से शुरू हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट ही किस में कन्वर्ट होती है, माल्टोज में कन्वर्ट होती है बाय द टॉयलिन एंजाइम। तो टॉयलिन एंजाइम का फंक्शन क्लियर हो गया। अब सेकेंड एंजाइम को देखो, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है, इट किल्स harmful bacteria. It kills harmful bacteria present in the food. देखो जगह की थोड़ी यहाँ पे भी कमी है, हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल देता हूँ, यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये नोट्स में बना लेना। देखो जब भी कहीं पे भी खाना खाते हो, चाहे अपने बेडरूम में बैठ के खा लो, चाहे किचन में बैठ के खा लो, हवा सभी जगह पे और बैक्टीरिया हवा के अंदर भरपूर मात्रा में। तो जब भी आप एक निवाला तोड़ रहे हो ना, उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया लगे हुए हैं, वो आपके शरीर के अंदर जाएंगे तो इन्फेक्शन कर देंगे ना। इसीलिए लार में एक एंजाइम दे दिया, उन सारे बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि चीज़ों को जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लाइसोजाइम लिखा तो पेपर में क्वेश्चन बना कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है टॉयलिन के अलावा, तो लाइसोजाइम। यहाँ से एक दूसरी चीज़ याद रखनी है कि टीयर्स, आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, लाइसोजाइम। ये आपको याद रहना चाहिए। देखो जब भी आप बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो, ठीक है, विदाउट स्पेक्स, विदाउट गॉगल्स या विदाउट हेलमेट पहने, तो आपकी आंखों से बहुत सारा पानी निकलना शुरू हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी आई है, ये तुम्हारी नोज है, यहाँ पे होती है एक ग्लैंड जिससे आंसू निकलते हैं, और उस ग्लैंड का नाम होता है लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्रंथि बोलते हैं इसको हिंदी में।
स्टूडेंट्स यहाँ पे जहाँ पे आँख में गंद इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है जो नाक से जुड़ी होती है। तो हवा जब भी आँख के ऊपर लेंस के ऊपर आगे टकराएगी तो बहुत सारे बैक्टीरिया चिपक गए, तो उन बैक्टीरिया को ख़त्म करना है ना, यहाँ से आंसू निकलेंगे और इस पाइप के द्वारा इकट्ठे होंगे और नाक के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जब बाइक इतनी स्पीड से चलती है तो बहुत सारे बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में आँख के ऊपर चिपकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में आंसू निकलते हैं और वो इस बैक्टीरिया को किल करते हैं और ये पाइप इन्हें इकट्ठा नहीं कर पाती, इस वजह से आँखों से आंसू के रूप में वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या चीज़ याद होगी, आंसू के लिए कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है जी। और उसमें कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। तो सलाइवा के दोनों एंजाइम यहाँ पे क्लियर हो गए। अब पेपर में पूछा जाता है कि हमारे मुंह के अंदर जो ये लार निकल रही है ना, ये कितनी ग्लैंड से निकल रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि लार ग्रंथि कितनी है, सलाइवरी ग्लैंड, टेक्निकल टीम क्या मैं सही लिख पा रहा हूँ, बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा। तो लार ग्रंथि कितनी है टोटल, आपसे पूछा जाए तो 3, किसके रूप में, पेयर्स के रूप में पूछा जाए तो। अगर सिंपल पूछे कि टोटल कितनी है तो 6। तो याद रखना है लार ग्रंथियों के जोड़े कितने हैं, 3। अगर टोटल पूछे तो कितनी है, 6। इनके 2 तरीके से नाम बता रहा हूँ, वो हमेशा याद रहने चाहिए आपको। सबसे पहले आती है इनमें पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि कर्णपूर ग्रंथि। स्टूडेंट्स मेरे फेस की तरफ सभी बच्चे देखेंगे, जो मेरे चिक्स है ना दोनों तरफ, एक गाल है, इनके ठीक नीचे प्रेजेंट है एक एक ग्लैंड, एक एक पाउच लगा हुआ है जहां से मुंह के अंदर लार आ रही है और उसे आप बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, कर्णपूर ग्रंथि। जब भी आपको कनपेड होती है तो कौन सा अंग सूज जाता है, ये हमारी कनपेड में कौन सी चीज सूजती है, पैरोटिड ग्लैंड या कर्णपूर ग्रंथि सूजती है। इसके बाद दूसरी आती है स्टूडेंट्स जिसको आप बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, यानी कि मांसल ग्रंथि। स्टूडेंट्स जो हमारी टंग होती है ना, इसके ठीक दोनों तरफ जाओगे जहां पे टंग खत्म हो रही है वहां पे भी एक एक पेयर है ग्लैंड का, जिसको आप बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरी आती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसको आप सब मैक्सिलरी ग्लैंड ही बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्रंथि। स्टूडेंट्स जब हम टंग को ऊपर उठाते हैं और ठीक नीचे दोनों तरफ एक एक ग्लैंड मौजूद है जहां से लार निकलती है, उसको आप बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मनूस बच्चे हो ना, किस्मत ही माड़ी आपकी, तो फिर हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है और इन तीनों ग्लैंड्स को आपको अलग नाम से पूछेगा और वो नाम आपको याद रहने चाहिए। पैरोटिड ग्लैंड को देगा स्टेनसन डक्ट के नाम से, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था। सबलिंगुअल ग्लैंड को देगा आपको डक्ट ऑफ रेवेनस के नाम से, और जो आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, देखो डक्ट ऑफ रेवेनस शायद कट गया है तो उसको आप डक्ट ऑफ रेवेनस में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। इसी तरह से जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है उसको आप जानते हैं वार्टन्स डक्ट के नाम से, वार्टन्स डक्ट। तो हिंदी वाले बच्चे इनके नाम इंग्लिश में याद रखेंगे। ये तीनों CGL या CDS का या NDA एग्जाम देते हो ना, तब पूछे जाते हैं। तो लार को मैंने मोस्टली कंप्लीट कर दिया है। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करूँगा और आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। लार के बारे में मेन चीज़ें मैंने आप सभी को सारी बता दी हैं। अब आप मुझे बताओगे, एक तो लार एसिडिक होती है या बेसिक होती है, और 24 घंटे में 24 आवर्स में कितनी लार निकलती है हमारे मुंह से, मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। ये NCERT क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। 24 घंटे में मुख गुहा के अंदर कितनी लार का निर्माण होता है, निकलती कितनी है मुंह के अंदर, तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, आप चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू करूं, मैं आपको इसी तरह से आगे पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।